करूँ। हाँ ठीक है, चैट में मुझे लग गया। खिचड़ी करते हैं कि इकट्ठे सिस्टम सीख लेते हैं, और आप लास्ट में यही कंक्लूज नहीं कर पाते कि कौन सा सिस्टम सही है और कौन सा सिस्टम गलत है। कुछ प्रेडिक्शन वैदिक से सही निकलती हैं, कुछ लाल किताब से सही निकलेंगी, कुछ वैदिक से गलत निकलेंगी, कुछ लाल किताब की गलत निकलेंगी। आप एट द एंड डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जब हमने सभी सिस्टम को समझा, हमने लास्ट में ये अपने निकाला है कि जो केपी पर जब हम काम करते हैं, केपी जितना स्टीक जो ज्योतिष का सिस्टम है और कोई भी नहीं है, और ये अपने आप में कंप्लीट ज्योतिष का सिस्टम है, जिसके साथ आपको और कोई भी सिस्टम को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकियों से और इसमें क्या विशेषता है ये एक बार हम समझ लेते हैं। बाकी जितने भी ज्योतिष के मेथड है, वैदिक है, लाल किताब, कोई भी है, गलत उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रिडिक्शन करने की लिमिटेशन है। वो उस लिमिट के आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रिडिक्ट करना है किसी की मैरिज के बारे में, आप एक जन्म कुंडली पकड़े और आपने रूल लगाए वैदिक वाले। आप उसमें ये भी देख लेंगे कि शादी अच्छी है या शादी खराब है, ये आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन
अब उस अच्छी अगर खराब है तो खराब के बाद के जो पॉइंट है, अब क्या डिवोर्स होगा या नहीं होगा, खराब के का बाद क्या दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, दूसरी चलेगी या नहीं चलेगी, ये बाकी सिस्टम में आप नहीं समझ पाएंगे। इन चीजों को आपको केपी के थ्रू ही समझना पड़ेगा। बाकी सिस्टम एक पॉइंट पर जाकर लिमिटेड हो जाएंगे, उसके बियॉन्ड आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन केपी आपको काफी स्ट्रोंगली और एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर कर देता है। जैसे वैदिक में हम प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू द गोचर, गोचर में बृहस्पति का गोचर इस्तेमाल करते हैं। तो आप किसी भी इवेंट का एक साल निकालेंगे, किस साल में शादी होगी, किस साल चाइल्ड बर्थ होगा। पर जब हम केपी में जाते हैं, हम एक साल के आगे किसी इवेंट का एक महीना प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इवेंट किस महीने में होगा। तो ये दोनों सिस्टम के बीच एक बारीकी है कि बाकी सिस्टम एक आपको सिम्टम प्रेडिक्ट करेगा कि ये खराब है, लेकिन उस खराब के जो आगे के पॉइंट हैं उसमें आप केपी के बिना किसी और सिस्टम में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूं। आपका कोई भी प्रश्न होगा मेरे समझते समय आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास फोटो है प्रोफेसर के एस कृष्णामूर्ति जी की। तो के एस कृष्णामूर्ति सर कौन थे? इन्होंने केपी सिस्टम को बनाया था। इन्होंने सिस्टम को अपना ही नाम दिया। वो अपना नाम कैसे? के यानी कि कृष्णामूर्ति, पी यानी कि पद्धति या सिस्टम भी कहते हैं, कृष्णामूर्ति पद्धति या केपी सिस्टम, इन्होंने हमें उस सिस्टम को बना कर दिया था। प्रोफेसर केपी सर ने करीबन 40 साल तक वैदिक ज्योतिष पर अपनी रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने हमें ऐसा सिस्टम निकाल कर दिया कि जिससे हम बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही डिटेल्ड प्रिडिक्ट कर सके। तो केपी से हम बाकी ज्योतिष के सिस्टम से कई गुना बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत ही सही तरीके से हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। केपी सर ने हमें केपी को समझाने के लिए करीबन 6 किताबें लिखी हैं। इनकी किताबों को रीडर भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला रीडर है द कास्टिंग ऑफ होरोस्कोप, यानी कि जन्म कुंडली को बनाया कैसे जाए। सेकंड हमारे पास केपी का रीडर आता है फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ से समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, स्टेलर नक्षत्रों को कहते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र ज्योतिष का जो सिद्धांत है, देन थर्ड पॉइंट। और फोर्थ नंबर पर उन्होंने मैरिज और चाइल्ड बर्थ पर एक अलग से रीडर हमें दिया है, रीडर नंबर 4। ट्रांजिट पर रीडर नंबर 5 एंड होरारी पर रीडर नंबर 6। तो टोटल उन्होंने केपी सिस्टम को 6 किताबों में हमें समझाया है। आपको ये सारी की सारी किताबें ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई भी लेना चाहता आप इन किताबों को ले सकते हैं। इन किताबों को कहते हैं रीडर। तो केपी रीडर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उनमें से पढ़कर आपको मल्टीपल चीजों की जानकारी क्लियर होगी कि सिस्टम को उन्होंने हमें समझाने की कोशिश क्या करी और किस तरीके से करी। ठीक है, ये केपी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंट को लिखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए सबलोड थ्योरी। केपी एक सबलोड थ्योरी है, क्यों है उसे हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए दी प्लैनेट सिग्निफिकेशन, ये भी हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है द ग्रुप ऑफ हाउस, इसे भी हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रूलिंग प्लैनेट एंड फिफ्थ पॉइंट इज सन ट्रांजिट। पहला सबलोड थ्योरी, सेकंड इज प्लैनेट सिग्निफिकेशन, थर्ड ग्रुप ऑफ हाउस, फोर्थ रूलिंग प्लैनेट एंड फिफ्थ इज सन ट्रांजिट। हम इन सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। सिस्टम को समझने से पहले हमें राशि चक्कर की जानकारी होनी चाहिए कि राशि चक्र क्या होता है। ठीक है, पहले हम राशि चक्र समझते हैं, फिर हम जाकर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राशि चक्र क्या होता है? राशि चक्र को हम इंग्लिश में जोडिएक सर्कल भी कहते हैं। तो सर्कल कितने डिग्री का होता है? करीबन गोल सर्कल है वो 360 डिग्री का होगा। और हमारे पास राशियां कितनी हैं?
ज्योतिष में टोटल हमारे पास 12 राशियां आती हैं। 12 राशियों को हम सर्कल में डिवाइड करेंगे। हर एक राशि के पास कितना कितना आएगा? 30-30 डिग्री का एरिया आएगा। सभी के पास सेम आएगा, कम भी नहीं आएगा, बड़ा भी नहीं आएगा। सबसे पहली राशि जो मेष राशि है वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक आएगी। ठीक है ना? दूसरी राशि वृष 30 से 60 तक। ऐसे का पूरा हमारे पास सर्कल बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सर्कल। ये हमारे पास है राशि चक्र। यहाँ पर है आपके पास 12 राशियां। पहली मेष राशि, फिर वृष, मिथुन, कर्क, उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, फिर वृश्चिक, धनु, मकर, फिर कुंभ और मीन। 12 राशि है। 12 राशियों को 360 डिग्री के चक्कर में डिवाइड करा। हर एक राशि के पास 30-30 डिग्री का एरिया आया। पहली राशि मेष 0 से लेकर 30, दूसरी राशि वृष 30 से लेकर 60, तीसरी राशि मिथुन 60 से लेकर 90, 4 नंबर की राशि कर्क 90 से 120, सिंह राशि 120 से 150, कन्या राशि 150 से 180 यानी कि 180, तुला 180 टू 210, वृश्चिक 210 टू 240, धनु 240 टू 270, मकर 270 टू 300, कुंभ 300 टू 330, मीन 330 टू 360। आगे जीरो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया राशि चक्र। अब ये राशि चक्र का काम क्या है? हमारे जो 9 प्लैनेट है यानी कि नवग्रह, वो सारे के सारे ग्रह इस राशि चक्कर में चलते हैं। ठीक है, आपने कई बार वर्ड सुना होगा, बृहस्पति इस राशि में राशि परिवर्तन कर गया, सूर्य इसमें कर गया। परिवर्तन मतलब एक को छोड़कर जब दूसरी में जाएगा तो वो परिवर्तन करेगा, उसे परिवर्तन करना कहते हैं। जैसे हम इंसान चलते हैं, कोई बहुत तेज चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है। सेम प्लैनेट की चलने की भी अपनी स्पीड है। कुछ प्लैनेट फास्ट मूव करते हैं, उन्हें फास्ट मूविंग प्लैनेट कहते हैं। कुछ प्लैनेट स्लो मूव करते हैं, उन्हें स्लो मूविंग प्लैनेट कहते हैं। क्लियर? डन इतना? चलो, अभी के समय भी 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं चक्कर में चल रहे होंगे ना। कहीं ना कहीं वो अभी के समय 9 के 9 ग्रह होंगे। ठीक है, और जब हमारा बर्थ हुआ है उस समय भी 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। यस और नो? सेम पॉइंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए। तो ज्योतिष में दो चीजें आती है, देखो। फर्स्ट पॉइंट इज जन्म कुंडली, जिसे हम कहते हैं बर्थ चार्ट। तो बर्थ चार्ट क्या होता है? जन्म के समय ग्रह जिस भी डिग्री पॉइंट पर था उसकी कैलकुलेशन से हम जन्म कुंडली बनाते हैं। जन्म कुंडली यानी कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति। सेकंड पॉइंट लिखिए ट्रांजिट। ट्रांजिट को हिंदी में कहते हैं गोचर। गोचर का मतलब आज के समय ग्रहों की स्थिति। ठीक है, हमारे बर्थ के बाद वो प्लेनेट रुकेगा तो नहीं, वो तो मूव करता रहेगा। मान लीजिए जब किसी का जन्म हुआ उस समय सूर्य था मेष राशि में पहली में। उसके जन्म के बाद ये तो नहीं है कि सूर्य सारी उम्र मेष में रहेगा, वो मूव करेगा। ठीक है, तो जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ पर है वो जन्म के समय से पता लगेगा। आज सूर्य कहाँ पर, उसे कहेंगे आज के सूर्य का गोचर। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना? दो पॉइंट, बर्थ चार्ट एंड ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी कि गोचर। इससे हम आ गया। अब एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए राशि लोड। राशि लोड, राशि लोड क्या है? हमारे पास 12 राशियां हैं टोटल। हर एक राशि को कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जिस राशि को जो ग्रह कंट्रोल करता है उसे हम राशि लोड, या ज्योतिष में उसे राशि का मालिक ग्रह, राशि लोड, कई सारे नाम है उसके। ठीक है, राशि नंबर पहली जो हमारी मेष राशि है,
उसका मालिक होता है मंगल ग्रह। राशि नंबर 2, वृष राशि, उसका मालिक होता है शुक्र ग्रह। राशि नंबर 3, मिथुन राशि, उसका मालिक है बुध ग्रह। राशि नंबर 4, कर्क राशि, उसका मालिक होगा चंद्र। राशि नंबर 5, सिंह राशि, मालिक होगा सूर्य। राशि नंबर 6, कन्या राशि, मालिक होगा बुध। राशि नंबर 7, तुला, मालिक होगा शुक्र। राशि नंबर 8, वृश्चिक, मालिक होगा मंगल। राशि नंबर 9, धनु, मालिक होगा बृहस्पति। राशि नंबर 10, मालिक होगा शनि। राशि नंबर 11, मालिक होगा शनि। राशि नंबर 12, मालिक होगा बृहस्पति। ठीक है। इसे याद करने के एक सिंपल सा सरल फॉर्मूला लिख लीजिए। राशि लोड, राशि 1 और 8 दोनों मंगल की हैं। राशि 2 और 7 दोनों शुक्र की हैं। राशि 3 और 6 दोनों बुध की हैं। राशि नंबर 4 चंद्र। राशि नंबर 5 सूर्य। राशि 9 12 बृहस्पति। राशि 10 और 11 आएगी शनि के तारिक। एक सिंपल इसका साइकिल। क्या हुआ ये? राशियों के मालिक ग्रह, ये इसका नाम है। ठीक है। राशि लोड। अब अब हर एक ग्रहों का राशि लोड भी होता है। ये तो राशि के स्वामी हो गए। ग्रह का राशि स्वामी क्या होगा ये समझते हैं। तो ग्रह जिस भी राशि में होगा, ठीक है, उस राशि का स्वामी ग्रह का राशि स्वामी होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखो। देखो सूर्य है मेष राशि में, तो सूर्य का राशि स्वामी क्या होगा? मेष का राशि स्वामी मंगल है, तो सूर्य का राशि स्वामी मंगल हो जाएगा। यानी कि ग्रह जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी ग्रह का राशि स्वामी हो जाएगा। ठीक है। नहीं समझाया, हम एक बार चक्कर समझते हैं। हमने हर एक राशियों को मालिक ग्रह दे दी। मैं एक बार हर एक राशि के मालिक ग्रह इस चक्कर में लिख कर देता हूं आपको। पहली राशि का मालिक ग्रह आपने लिया मंगल। दूसरी राशि का मालिक आपने लिया शुक्र। तीसरी का मालिक हमने लिया बुध। चौथी का मालिक हमने चंद्र। ऐसे कुछ ले लेते हैं। ठीक है। मानकर चलो आपका सूर्य है, इस राशि में चल रहा था। ठीक है। सूर्य यहां पर, तो सूर्य का राशि स्वामी कौन होगा? सूर्य है 2 नंबर की राशि में, वृष राशि। वृष राशि का मालिक कौन है? वृष राशि का मालिक है शुक्र। तो सूर्य का राशि स्वामी होगा शुक्र। आया पॉइंट समझ में? नहीं समझ आया बताओ एक बार चैट में। लाइन ये है कि ग्रह जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी ग्रह ग्रह का राशि स्वामी है। ठीक है। पूरी एग्जांपल हमने एक समझ ली, एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए सूर्य है आपका कर्क राशि में। ठीक है। सन इन कर्क राशि। तो कर्क राशि का स्वामी क्या है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। तो सूर्य का राशि स्वामी होगा चंद्र, या सूर्य का इंग्लिश में कहेंगे तो राशि लोड होगा चंद्र। क्लियर पॉइंट इतना? ठीक है। तो फिर 9 के 9 ग्रहों का कोई ना कोई तो राशि लोड होगा, क्योंकि जब 9 के 9 ग्रह राशि चक्कर में चल रहे हैं, तो वो किसी ना किसी राशि में होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता वो किसी राशि में ना हो। जब वो किसी ना किसी राशि में है, तो सभी ग्रहों का कोई ना कोई राशि लोड होगा। डन इतना? ये कैलकुलेशन हमें एप्लीकेशन कर कर देती है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब हमने राशि चक्कर में क्या करा? राशि चक्कर में 12 राशियों को हमने सिर्फ डिवाइड करा है। और हमें ये समझ आया हर एक राशि में 30-30 डिग्री का एरिया होता है। ठीक है। अब इसी राशि चक्कर में हम आगे अपने नक्षत्रों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिखो आगे। नक्षत्र हिंदी का नाम है, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्टार।
ज्योतिष में टोटल होते हैं 27 नक्षत्र। ठीक है, मैं एक बार नाम आपको बोलकर बताता हूँ, आपको लिखने की वो जरूरत नहीं। ये हमारे पास है टोटल 27 नक्षत्र। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र कृतिका। फिर रोहिणी। फिर मृगशिरा। फिर आद्रा। पूर्णवसु। फिर पुष्या। फिर अश्लेषा। 9 नक्षत्रों। फिर मगा। फिर पूरा फागुनी। फिर उत्तरा फागुनी। फिर हस्ता। फिर चित्रा। स्वाति। विशाखा। अनुराधा। ज्येष्ठ। फिर आएगा मूल नक्षत्र। फिर पूर्वाषाढ़ा। उत्तराषाढ़। श्रवणा। धनिष्ठा। शतभिषा। पूर्वा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, लास्ट में आएगा रेवती नक्षत्र। ठीक है। पहले हमने क्या करा था? पहले हमने राशि चक्र जो आपका 360 डिग्री का है, उसे हमने डिवाइड करा था 12 भागों में। राशि चक्र बन। अब इसी 360 डिग्री के चक्कर को डिवाइड किस में करेंगे? डिवाइड करेंगे 27 नक्षत्रों में। ठीक है ना? एक बार सरल करते हैं। आपने ये समझा जैसे आपके पास एक एप्पल है। पहले हमने उस एप्पल को 12 भागों में डिवाइड कर लिया, तो राशि चक्र बना। अब सेम उसी एप्पल को हम 27 भागों में डिवाइड कर लेंगे, और छोटा छोटा भाग आ जाएगा ना। पहले 12 में किया था तो बड़ा बड़ा आया था, अब और माइनर माइनर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो। ये आ गए यहाँ तक, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे वो पूरे का पूरा मूव करता गया। अब एक पॉइंट आप ध्यान दो। हमने लिखा था राशि कितना, 0 से लेकर 30 डिग्री तक। इसके बीच बीच देखो 3 नक्षत्र आ गए। यहां तक अश्विनी आ गया, यहां पर भरणी आ गया, थोड़ा सा आगे वाला नक्षत्र भी आ गया, कृतिका नक्षत्र भी आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट, ये कि नहीं क्लियर हुआ? राशि आपकी 30 डिग्री तो बड़ी है ना, क्योंकि 360 डिग्री का चक्कर पहले 12 में डिवाइड हुआ था। अब वो हमारे पास 27 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं, मान लो कोई ग्रह आपका यहां पर है। ठीक है, हमने एग्जांपल ले ली कि सूर्य है किस पे, 20 डिग्री पर। तो इस 20 डिग्री पर कोई ना कोई राशि भी होगी फिर, है ना? 20 डिग्री पर कोई ना कोई राशि होगी। अब 20 डिग्री पर कोई राशि होगी तो 20 डिग्री पर कोई ना कोई नक्षत्र भी होगा। 20 डिग्री पर कौन सी राशि होगी? पीछे चलते हैं राशि चक्कर में। 20 डिग्री पर हमारे पास राशि होगी ये वाली, 0 से 20 आएगा, राशि मेष होगी, ये 20 में आती। और 20 डिग्री पर नक्षत्र कौन सा होगा? 20 डिग्री पर नक्षत्र हमारा आएगा, बरनी नक्षत्र आएगा। ठीक है। अब जैसे आपने राशियों के स्वामी ग्रह पढ़े हैं, इसी तरीके से नक्षत्रों के स्वामी ग्रह भी है। किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी ग्रह, ये देखिए। नक्षत्र नंबर अश्विनी, मगा और मूला, इन तीनों का स्वामी केतु है। फिर नक्षत्र नंबर बरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा का स्वामी है शुक्र। नक्षत्र नंबर कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा का स्वामी है सूर्य। नक्षत्र आपका रोहिणी, हस्ता, श्रवणा का स्वामी है चंद्र। नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का स्वामी है मंगल। नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा का स्वामी है राहु। नक्षत्र आपका पूर्णवसु, विशाखा, पूरा भाद्रपद का स्वामी है बृहस्पति। नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी है शनि।
और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती का स्वामी हो गया बुध। जैसे आपने ये समझा था कि ग्रह किसी ना किसी राशि में है, तो उस ग्रह का कोई ना कोई राशि स्वामी भी होगा। इसी तरीके से ग्रह का कोई ना कोई नक्षत्र स्वामी भी होता है, जिसे हम नक्षत्र लोड कहते हैं। कैसे होगा? मानकर चलो सूर्य है अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी का स्वामी कौन है? अश्विनी का स्वामी है केतु। तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी फिर कौन होगा? सूर्य का नक्षत्र स्वामी होगा केतु। ये पॉइंट आया समझ के? नहीं समझा एक बार बताओ सभी चैट में। जैसे ग्रह का कोई ना कोई राशि स्वामी होगा, इसी तरीके से ग्रह का कोई ना कोई नक्षत्र स्वामी भी होगा। नक्षत्र स्वामी कैसे बनेगा? ग्रह जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह ग्रह का नक्षत्र स्वामी हो। ठीक है। दूसरा और पॉइंट ध्यान दीजिए। हमने जब राशियों में राशि लोड डिवाइड करे हैं, राशियों के स्वामी ग्रह, उस राशियों के स्वामी ग्रह में हमने राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी, लेकिन नक्षत्रों में राहु और केतु के पास नक्षत्र भी है। ये तीन नक्षत्र केतु के हैं, यहां पर तीन नक्षत्र राहु के हैं। ठीक है। राहु केतु को राशि तो कोई भी नहीं मिलती, लेकिन राहु केतु को नक्षत्र जरूर मिलते हैं। तो हमारे पास 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। सभी ग्रहों के पास तीन तीन नक्षत्र होंगे। ये सरल डेफिनेशन। ठीक है। अब आगे पॉइंट लिखिए, आपको क्लियर होगा द पार्ट ऑफ सब लोड। सब लोड क्या है? हमने शुरू में लिखा है ना सब लोड, वो सब लोड का पॉइंट अभी आपको क्लियर होगा। अब ये नक्षत्रों की काउंटिंग तो हम वैदिक में ऑलरेडी करते करते हैं, पर हम केपी में क्या करते हैं? केपी में एक नक्षत्र को फिर से 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1 स्टार डिवाइड इन 9 पार्ट। उसके पार्ट को क्या कहते हैं? उसके पार्ट को कहते हैं सब लोड। सब लोड यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे उपनक्षत्र, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं दी पार्ट ऑफ सब। सब मतलब एक नक्षत्र को और आगे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना। तो टोटल हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो वो क्या बन जाएंगे? सब लोड बन जाएंगे। ठीक है। एक नक्षत्र किस भागों में डिवाइड हुआ? एक नक्षत्र 9 भागों में डिवाइड होकर बनेगा सब लोड बनेगा। तो ये भी फिर राशि चक्र में जाएगा। राशि चक्र में करीबन अब तीन चीजें चली गई। क्या क्या चला गया? राशि, राशि के बाद चला गया स्टार। स्टार मतलब नक्षत्र। उसके बाद आपका चला गया सब। और आपको समझ क्या आया? राशि बड़ी है क्योंकि वो 12 थी, नक्षत्र राशि से छोटा है क्योंकि वो 27 है, सब उससे भी छोटा है क्योंकि एक नक्षत्र में भी 9 सब है, तो 27 में 9 हो गए अलग अलग में, उससे भी छोटा होगा। तो राशि चक्र में राशि सबसे बड़ी है, नक्षत्र उससे छोटा है, और सब लोड उससे भी छोटा है। हमारे 9 के 9 ग्रह राशि चक्र में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, किसी ना किसी डिग्री पॉइंट पर चल रहा होगा। उस डिग्री पॉइंट पर कोई ना कोई राशि होगी, उस डिग्री पॉइंट पर कोई ना कोई नक्षत्र होगा, उस डिग्री पॉइंट पर कोई ना कोई उपनक्षत्र भी होगा। ठीक है। यहां तक आया सभी को समझ? कर नहीं समझ आया? राशि चक्कर हमने 3 भागों में डिवाइड करिए। बताओ सभी चैट में एक बार। राशि सबसे बड़ी है,
नक्षत्र उससे छोटा है, सब लोड उससे भी छोटा है। ठीक है। तो सब लोड थ्योरी क्या हुई? केपी में हम एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सब लोड। आपने राशि लोड समझ लिया। राशि लोड आपका क्या होता था? राशि लोड आपका ये था कि ग्रह जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी ग्रह, ग्रह का राशि लोड होता है। हमने एग्जांपल ली थी सूर्य की। मान लीजिए सूर्य है आपका कर्क राशि में। ठीक है। तो सूर्य का राशि स्वामी कौन होगा? सूर्य का राशि स्वामी होगा चंद्र। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र है। ये पॉइंट। फिर हमने समझा कि ग्रह का कोई ना कोई स्टार लोड होगा। स्टार लोड मतलब नक्षत्र लोड होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए सन है आपका अश्विनी नक्षत्र में। ठीक है। अश्विनी का स्वामी होता है केतु, तो सन का स्टार लोड होगा केतु होगा। अब ये जो सब लोड है, हमने सब लोड को अपने अलग से नाम नहीं दिए केपी में। जैसे राशियों के नाम है ना, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, इस नाम। नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, मगा, मूला, ऐसे नाम है। लेकिन ये जो सब लोड है ना, 9 के 9 सब लोड ग्रहों के नाम से ही है। 9 के सब लोड को सिंपल ग्रहों का ही नाम दिया गया है। ठीक है। उप नक्षत्र का अलग से नाम नहीं है, ग्रहों का ही नाम है। ठीक है। उप नक्षत्र यानी कि सब लोड, मैं एक बार डिवाइड फिर से समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे 27 नक्षत्रों की ये वाली डिवाइडेशन देखी है। ये पहला नक्षत्र जैसे अश्विनी, इस अश्विनी को फिर से छोटे छोटे 9 भागों में डिवाइड कर दो, वो बन जाएंगे उप नक्षत्र, इंग्लिश में कहेंगे सब लॉ। ये डिवाइडेशन। ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात हमारी ये है कि हमारा ग्रह किसी भी राशि चक्र के पॉइंट पर होगा, तो वहां पर कोई ना कोई राशि भी होगी। यस। वहां पर कोई ना कोई नक्षत्र भी होगा। यस। वहां पर कोई ना कोई सब लोड यानी कि उप नक्षत्र भी होगा। ठीक है। हमें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि प्लैनेट किस राशि में है, जैसे वो मेष में है, वृष में, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि प्लैनेट का राशि लोड कौन है, यानी कि उस राशि का मालिक ग्रह कौन है। सेम इसी तरीके से ग्रह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के नाम से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये जानना है कि उस नक्षत्र का मालिक ग्रह कौन है। इसी तरीके से उप नक्षत्र के तो है ही नाम, प्लैनेट से नहीं है, तो 3 चीजें होंगी: राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन लिखेंगी। राशि को इंग्लिश में साइन कहते हैं, इसे साइन लोड भी कहा जाता है। नक्षत्र को इंग्लिश में स्टार कहते हैं, इसे स्टार लोड भी कहा जाता है। सबको सभी कहते हैं। ठीक है। अब इसे अलग अलग नाम से कुछ एप्लीकेशन राशि लोड को आर एल कर भी लिख देती है, कुछ इसे आर एस कर भी लिख देंगे, कुछ एप्लीकेशन नक्षत्र लोड को एन एल कर भी लिख देती हैं, कुछ इसे एन ए के कर भी लिखती है। ठीक है। और सब लोड को मोस्टली एप्लीकेशन एस यू बी कर लिखती है। हमारे पास 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में सभी का कोई ना कोई राशि लोड होगा, फिर कोई ना कोई नक्षत्र लोड होगा, फिर कोई ना कोई सब लोड। कैसे होगा? राशि सबसे बड़ी है तो राशि लोड एप्लीकेशन कहाँ लिखेगी? पहली लाइन पर लिखेगी। नक्षत्र राशि से छोटा है तो वो कहाँ पर लिखेगी? सेकंड लाइन पर लिखेगी।
सब उससे भी छोटा है तो वो कहाँ पर लिखेगी, तीसरी लाइन पर लिखेगी, ये आपको याद रखना है। यही राशि चक्र को समझने का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन पर चलते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का। आप अपने ब्राउजर पर astroseed.com करके सर्च करेंगे तो सीधा वही आ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे हम निकालते हैं। यहाँ लिखे है एस्ट्रोसेज, यहाँ चलेगा। इसे हमने स्क्रॉल करा, यहाँ पर आपसे वो कुंडली की डिटेल मांग रहा है। आप अपनी बर्थ चार्ट की डिटेल इसमें डाल दें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, नाम में चार्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। डेट ऑफ बर्थ सही डालेंगे, टाइम ऑफ बर्थ सही डालेंगे। थोड़ी शायद वीडियो खराब है, एक सेकेंड। अब नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डालिए। उसके बाद नीचे लिखा है गेट हॉरोस्कोप। गेट हॉरोस्कोप पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने गेट ऑफ हॉरोस्कोप पर क्लिक करे, आपको नए चार्ट पर ले जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है केपी सिस्टम। हम इस केपी सिस्टम पर क्लिक करेंगे। केपी सिस्टम, नीचे लिखा है केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प, इस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये नए पेज पर ले जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर देख, यहाँ पर पहले 9 ग्रहों का नाम आएगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसके बाद ये डिग्री पॉइंट हो गया कि वह ग्रह राशि चक्र में किस डिग्री पर था। सूर्य कितने पर था, 247। चंद्र कितने पर था, 287। मंगल कितने पर था, 252। ये आ गया। ठीक है, आर एस मतलब राशि लोड, एन ए के मतलब नक्षत्र लोड, एस यू बी मतलब सब लोड। एस एस क्या है इसमें, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, फोर्थ कॉलम। अभी हम पहले 3 कॉलम पर ध्यान देंगे। राशि लोड कहाँ पर होगा, मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट लाइन। नक्षत्र लोड कहाँ पर होगा, सेकंड लाइन। सब लोड कहाँ पर होगा, थर्ड लाइन। ठीक है, एक आपको मैं बताता हूँ, फिर आप मुझे चैट में बता दें। अब यहाँ पे सूर्य का राशि लोड कौन है, बृहस्पति। नक्षत्र लोड कौन है, केतु। सब लोड कौन है, बृहस्पति। चंद्र का राशि लोड कौन है, शनि। नक्षत्र लोड कौन है, चंद्र। सब लोड कौन है, सब लोड इज बुध। ठीक है, आप सभी मुझे चैट में बताओ कि इसमें इसमें मंगल का नक्षत्र लोड कौन है। नक्षत्र लोड होगा दूसरी लाइन पे। ठीक है, मंगल का नक्षत्र लोड कौन है वो बताओ आप सभी चैट। पहली लाइन राशि की है, दूसरी लाइन नक्षत्र की है, तीसरी लाइन उप नक्षत्र की है। ठीक है, पहली लाइन पे राशि लोड एप्लीकेशन लिखेगी, दूसरी लाइन में नक्षत्र लोड एप्लीकेशन लिखेगी, तीसरी लाइन पे सब लोड वो लिख कर आपको देगा।
ठीक है, केतु। क्लियर। इसे हम आगे समझेंगे। केपी को हम कहते हैं, केपी इज स्टेलर मेथड। स्टेलर मतलब जो नक्षत्रों के आधारित मेथड चलता है, इसे अभी हम एक स्टेप आगे करते हैं। ठीक है। अभी आप सभी को ये पता लगा कि राशि चक्र का काम क्या है। क्या काम है राशि चक्र का? राशि चक्र में हम तीन चीजों को डिवाइड करते हैं, राशि को, नक्षत्र को, उपनक्षत्र को। ठीक है। और ये एप्लीकेशन उसी की काउंटिंग कर कर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि राशि चक्र में ग्रह किस पॉइंट पर था, वहां से वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तीन चीजें बनी बनाई आपको देगा। एक मैं आपको समझा भी देता हूँ ये लाइन कैसे बनी। देखो, सूर्य किस पर है? 247। इसका राशि स्वामी क्या है? बृहस्पति लिखा है। 247 पर देखते हैं कौन सी राशि थी हमारे पास। 240 से लेकर 270, 247 पर धनु राशि थी। धनु राशि का स्वामी ग्रह देखो, आपने चार्ट में क्या लिखा है? आपने लिखा था बृहस्पति। तो सूर्य का राशि स्वामी सेम इन बृहस्पति चार्ट में। चलिए, अब राशि चक्र से आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र से आगे बढ़िए। अ, किसी को नहीं उतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई तो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी ना। इतनी क्या बड़ी बात है। ठीक है। मोस्टली आपको मैंने आइडिया दे दिया कि राशि चक्र को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र। ग्रह जिस भी पॉइंट पर होगा वो तीनों की कैलकुलेशन कर कर आपको एप्लीकेशन दे देगी। बस वो एप्लीकेशन में आया कहाँ से है हमें उसे समझना है। डन है ना? फिर एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। आगे अब हम हाउसेस को एक बार समझते हैं केपी में। हमारे पास ज्योतिष में टोटल 12 घर होते हैं, जिसे हम 12 हाउसेस कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम केपी में घरों को कैसे लेते हैं? दूसरे ज्योतिष के मेथड में, जैसे वैदिक ज्योतिष है, कोई भी और मेथड है, उसमें आप ग्रहों को पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं कि ये ग्रह हमारे लिए अच्छा है, ये ग्रह हमारे लिए खराब है, ऐसा लेते हैं। पर केपी में हम ऐसा कुछ नहीं लेते। केपी में हम हर एक ग्रह से एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। आप इसकी हेडिंग क्या डालें? हेडिंग डालिए 12 हाउसेस क्वेश्चन। कि किस घर से कौन से प्रश्न को देखा जाता है, सिर्फ हम वो लिखेंगे। यही हमारे लिए काम है। ठीक है। किस घर से किस प्रश्न को देखेंगे, दैट्स इट। केपी में और दूसरे ज्योतिष के मेथड में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। जैसे मान लीजिए वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में शिक्षा पांचवें घर से देखते हैं, परंतु हम केपी में शिक्षा फोर्थ हाउस से देखते हैं। ये भी एक इसमें अंतर है। तो हम हाउसेस को समझेंगे केपी के अनुसार। ये आप सभी साथ साथ लिखिएगा मेरे, मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूं पर फिर भी आप साथ साथ लिखना। यहां पर मैंने एक घर से कौन कौन से प्रश्न को देखा जा सकता है वो सारे का सारा हमने पॉइंट यहाँ पर नोट करा। ठीक है। आप इसे मेरे साथ साथ लिखिए, मैं आपके साथ साथ बोलता हूँ। ठीक है। अभी ये लिखेंगे तो आपको आगे समझ आएगा, नहीं तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट हाउस, पहला घर। पहले घर से आप किसी भी व्यक्ति के शरीर के बारे में जानकारी लेते हैं। देखने को कैसा लगता है वो सारी जानकारी आपको पहले घर से मिलेगी। इसी के साथ पहले घर से आपको किसी भी व्यक्ति की उम्र के बारे जानकारी भी मिलती है। उसकी एज कितनी होगी ये भी आपको पहले घर से पता लगता है। ठीक है। फिर फिजिक मतलब देखने का तरीका से लिखा कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, यह भी आपको यहीं से मिलेगा। शरीर, उम्र, देखने में कैसा। उसके बाद आता है सेकंड हाउस। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आपको पैसे से जुड़ी हुई किसी भी प्रश्न की जानकारी देता है। पैसा। पैसे के बाद दूसरा घर आपको परिवार से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न की जानकारी दे। फिर दूसरा घर आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। फेस से हम दो काम करते हैं, बोलना और खाना। तो दूसरा घर आपके बोलने के तरीके से लिखे को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके खाने के तरीके से लिखे को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पैसा, परिवार, बोलने का तरीका सलीका और खाने का तरीका सलीका, कैसा पसंद है।
थर्ड हाउस। तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का चीज का जाना, जिसे हम ऑनलाइन इंटरनेट कहते हैं, थर्ड हाउस। फिर शॉर्ट ट्रैवल। शॉर्ट ट्रैवल मतलब छोटी यात्रा, ये तीन से देखते हैं। तो जो आप ट्रांसफर वगैरह देखते हो जॉब में, वो सारा तीसरे से देखा था। ठीक है? और साथ में आपके छोटे भाई बहन भी तीन से देखते हैं। छोटे भाई बहन, थर्ड हाउस। ठीक है? उसके बाद आएगा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज फॉर मदर। फोर्थ हाउस इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कौन सी? ग्रेजुएशन तक की पहले की सारी शिक्षा चार से देखी जाएगी। ठीक है? ग्रेजुएशन से पहले की सारी शिक्षा चार से, और वाहन के बारे में चार से देखा जाता है। वाहन, चार। फिर प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस। मदर, प्राइमरी एजुकेशन, वाहन के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में, चार से। उसके बाद आता है घर नंबर पांच। पांचवा घर क्या है? चाइल्ड बर्थ, फिफ्थ हाउस। लव अफेयर के जुड़े हुए प्रश्न, फिफ्थ हाउस। कला से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है ना, कोई बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेता है, तो ये सारे कला के क्षेत्र है, ये पांच में आते हैं। फिर आता है सिद्धि। सिद्धि में मंत्र सिद्धि प्राप्त होना, पांच से देखा जाता है। फिर आता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉसेस आल्सो, फिफ्थ हाउस। पांच के बाद आता है छः। छठे घर से क्या देखेंगे? नौकरी और बीमारी और लोन। फिर कोर्ट केस, इलेक्शन। नौकरी, बीमारी, लोन, कोर्ट केस, इलेक्शन, ये सारे के सारे छठे घर से देखे जाने वाले प्रश्न। ठीक है? छह के बाद आता है सेवंथ हाउस। सातवां घर किसके लिए? शादी के लिए। शादी से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको सातवां घर देगा। और साथ में व्यवसाय में पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ प्रश्न भी सात से देखा जाता है। पार्टनरशिप होगी, नहीं होगी, चलेगी, नहीं चलेगी, ए टू जेड प्रश्न, जो सेवंथ हाउस। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है? क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज मतलब लाइलाज बीमारी, आठ से देखी जाती है। और आठवां अगर देखा जाता है एक्सीडेंट के लिए, और ऑपरेशन सर्जरी भी आठ से देखी जाती है। क्रोनिक डिसीज, एक्सीडेंट एंड ऑपरेशन सर्जरी, एट्थ हाउस। आठ के बाद आएगा नाइन्थ हाउस। पिता से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो नाइन से, हायर एजुकेशन, उच्च स्तर की शिक्षा। चौथा अगर है ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, नाइन्थ हाउस है ग्रेजुएशन से बाद की शिक्षा, ये नहीं। उसके बाद यहां से हम लॉन्ग ट्रैवल भी देखते हैं। ठीक है? वो भी आप नाइन से देखते हैं, लंबी यात्रा। नौ के बाद आएगा टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज फॉर प्रोफेशन। काम से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न हो, नौकरी करे, व्यवसाय करे, क्या करना करे, वो ए टू जेड, दस। साथ में आपका स्टेटस। स्टेटस मतलब मान सम्मान में वृद्धि हो, दस। उसके बाद आता है घर नंबर 11। इलेवेंथ हाउस क्या है? इच्छा की पूर्ति होना, डिजायर फुलफिलमेंट। इसी के साथ में इलेवेंथ हाउस आपको प्रॉफिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट इन सीधा है। इलेवन के बाद आता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है, लॉस यानी खर्चा। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल। ठीक है? ट्वेल्थ हाउस जेल यात्रा। ट्वेल्थ हाउस विदेश यात्रा। ट्वेल्थ हाउस साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम देखते हैं, वो भी आप यहीं से देखते हैं। लॉस, हॉस्पिटल, जेल यात्रा,
विदेश यात्रा और इन्वेस्टमेंट। ठीक। अब केपी में हम किसी भी घर को पॉजिटिव या नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं रखते। जब आप वैदिक में जाते हैं ना, वैदिक ज्योतिष में घर नंबर पहला, घर नंबर 5 और घर नंबर 9, इन तीनों को त्रिकोण का घर मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इसी तरीके से घर नंबर 6 को नेगेटिव, 8 को नेगेटिव और घर नंबर 12 इसे त्रिक भाव का आ गए, खराब मानते हैं। केपी में हम ऐसे किसी भी घर को पॉजिटिव या नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते ये समझते हैं। हम यहाँ पर व्यक्ति के प्रश्न को नजर रखते हैं कि उसका प्रश्न क्या है। अकॉर्डिंग टू व्यक्ति के प्रश्न हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए 12वां घर है, तो 12th हाउस को जनरली लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं कि वो खराब है। ठीक। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे बात करेगा फॉरेन ट्रैवल, तो आप 12th हाउस को पॉजिटिव की नजर में देखेंगे। क्या हो जाएगा फिर ये? पॉजिटिव। वही अगर व्यक्ति आपसे बात करेगा जेल की, वो आपसे बात करे जेल की, तो आप 12th हाउस को देखेंगे नेगेटिव की नजर। घर सेम ही है, 12 12। यहां पर भी 12th हाउस का ही प्रश्न है, यहां पर भी 12th हाउस का प्रश्न है। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड ये करता है उसने प्रश्न क्या पूछा है। अगर प्रश्न पूछेगा विदेश यात्रा का, तो 12 को आप देखेंगे पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रश्न पूछेगा जेल यात्रा का, तो 12 को देखेंगे नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम इसी तरीके से घर नंबर 6 में ऐसे प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी की बात करेगा, तो 6th हाउस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वही अगर कोई व्यक्ति नौकरी की बात करेगा, तो 6th हाउस आप कैसे देखेंगे? पॉजिटिव के रूप में देखेंगे। क्लियर यहाँ तक पॉइंट कि नहीं क्लियर, बताओ एक बार चैट में। पॉइंट ये है कि आपको किसी भी घर को नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं लेना। ये अच्छा है, ये खराब है, वो पॉइंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न उस घर को हमने समझना है कि अकॉर्डिंग टू प्रश्न वो घर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर प्रश्न के अनुसार वो पॉजिटिव है तो देन पॉजिटिव, अगर प्रश्न के अनुसार वो नेगेटिव है तो इज नेगेटिव। ठीक है। ये सिंपल थंब रूल है, इसी को ही आपने याद रखना है हमेशा और हमेशा। अब इसी पर हम आगे आगे आएंगे, किस पर पूरा टॉपिक आएगा। पहले ये पॉइंट समझे, वैदिक ज्योतिष में कारक ग्रह का इस्तेमाल करते हैं, पर केपी में हम कारक का इस्तेमाल नहीं करते। एक बार आपको मैं सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपने सुना होगा शुक्र खराब हो जाए, शुक्र नीच का हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए, वो शादी खराब कर देता है। तो शुक्र का शादी से लेना देना क्या है? वैदिक में क्या करते हैं, जैसे 7th हाउस आपका शादी है, तो इसी तरीके से शादी का एक कारक प्लैनेट भी है। वो कौन है? शुक्र है। वैदिक में हर एक प्रश्न के ग्रह भी है और कारक भी है। जैसे 7th हाउस मैरिज, साथ में कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। इसी तरीके से 5th हाउस चाइल्ड बर्थ, कारक कौन है 5वें घर का? बृहस्पति। पर केपी में हमारे पास कारक ग्रह का कोई भी काम नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हाउसेस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जब भी कभी शादी को समझेंगे तो हम 7th हाउस को समझेंगे। हमारे लिए शुक्र का समझना जरूरी नहीं है। आपको चाइल्ड बर्थ समझना है तो 5वें घर को समझेंगे। हमारे लिए बृहस्पति का समझना जरूरी नहीं है। हम केपी में कारक ग्रहों को नहीं काउंट करते। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं क्लियर हो? यहाँ पर हम हाउसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, कारक को इंपॉर्टेंस पॉइंट पर हम नहीं रखते। ठीक है। सिंपल नियम, आपको हाउसेस के अनुसार काम करना है, ग्रहों के अनुसार काम नहीं करना। ठीक है। अब
हमारे पास है फिर पॉजिटिव नेगेटिव हम लेते क्या है? हम यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, हम लेते हैं हाउसेस को। ठीक है, किसे लेंगे? हाउसेस को लेंगे। इसे लिखिए, इस टॉपिक को हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ हाउस। ग्रुप ऑफ हाउस। इस ग्रुप ऑफ हाउस में क्या है? हमारे पास जितने भी तरह के इवेंट है, इवेंट यानी कि घटना, हर एक इवेंट के लिए कुछ घर होते हैं पॉजिटिव हाउस। पॉजिटिव मतलब जो उस इवेंट को अच्छा करते हैं। कुछ घर होते हैं नेगेटिव हाउस जो उस इवेंट को खराब करते हैं। जैसे मान लीजिए शादी है, तो कुछ घर ऐसे होंगे जो शादी को अच्छा करेंगे, उन्हें हम कहेंगे मैरिज पॉजिटिव हाउस। कुछ घर ऐसे होंगे जो आपकी शादी को खराब करेंगे, उन्हें कहेंगे मैरिज नेगेटिव हाउसेस। सेम ऐसे हर एक इवेंट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ इवेंट के लिखाता हूँ, ठीक है, आपको फिर उस समझाऊंगा। आप ऐसे हेडिंग डालिए, पहले लिखिए इवेंट, आगे लिखिए प्लस हाउस। प्लस हाउस मतलब पॉजिटिव हाउस। आगे लिखिए माइनस हाउस। माइनस हाउस मतलब नेगेटिव हाउस। अकॉर्डिंग टू इवेंट पॉजिटिव हाउस, उस इवेंट के लिए कौन कौन से घर अच्छे हैं और उस इवेंट के लिए कौन कौन से घर नेगेटिव है, ये हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। और उस टॉपिक को क्या कहेंगे? टॉपिक नेम इज ग्रुप ऑफ हाउस। ठीक है ना, घटना के पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस। ये पॉइंट लिखिए आप। पहले ये सारे इवेंट लिखिए, फिर हम आगे ने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले लिखिए मनी, पैसा। मनी पॉजिटिव हाउसेस 2, 6, 10, 11, ये मनी के पॉजिटिव हाउस। आगे लिखिए नेगेटिव कौन से हैं? 5, 8, 9, 12, मनी के नेगेटिव हाउसेस। पॉजिटिव हाउसेस 2, 6, 10, 11, नेगेटिव हाउसेस 5, 8, 9, 12। आगे मैरिज। मैरिज पॉजिटिव हाउसेस 2, 7, 11। मैरिज पॉजिटिव इज 2, 7, 11। और मैरिज के नेगेटिव हाउस 1, 6, 10, ये मैरिज के नेगेटिव हाउसेस। मैरिज पॉजिटिव इज 2, 7, 11। मैरिज नेगेटिव इज 1, 6, 10। आगे आता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के पॉजिटिव क्या है? 2, 5, 11। चाइल्ड बर्थ के नेगेटिव 1, 4, 10। चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव इज 2, 5, 11। चाइल्ड बर्थ नेगेटिव इज 1, 4, 10। चाइल्ड बर्थ के बाद आता है बीमारी, डिसीज। बीमारी के पॉजिटिव हाउस कौन कौन से हैं? 5 एंड 11। 5, 11 पॉजिटिव। और बीमारी के नेगेटिव 6, 8, 12, 6, 8, 12 नेगेटिव। आगे शिक्षा। कौन से पॉजिटिव हाउस शिक्षा के? 4, 9, 11 पॉजिटिव हाउस। नेगेटिव हाउस कौन से हैं? 3, 8, 12 नेगेटिव हाउस। ठीक है। 4, 9, 11 पॉजिटिव हाउस। 3, 8, 12 नेगेटिव हाउस शिक्षा। उसके बाद आएगी विदेशी। पॉजिटिव हाउस आएंगे 3, 9, 12, तीनों 12। नेगेटिव हाउस आपके पास आएंगे 4, 8 और 11। 4, 8, 11 नेगेटिव हाउस आएंगे। ठीक है, ये कुछ ही इवेंट के हैं, सारे के नहीं। ठीक है, मेन मेन इवेंट के जो है। बताओ यहाँ तक एक बार चैट में क्लियर हुआ? फिर इसके आगे हम बढ़े। क्लियर क्या होना है? क्लियर ये हुआ कि हमारे पास हर एक इवेंट अनुसार
कुछ पॉजिटिव हाउसेज हैं और कुछ नेगेटिव हाउसेज। ठीक है, डन इतना? बताओ सभी चैट में, फिर आगे बढ़े। अब इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, आप कैसे समझोगे? अकॉर्डिंग टू इवेंट पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंग टू इवेंट इज नेगेटिव। ठीक है, आपको सारे वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने आपके स्टार्टिंग में बताया था, जो बाद में ज्वाइन हुए बता देता। ठीक है, पूरे वेबिनार की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पर जब मैं आपको साथ साथ कह रहा हूँ तो आपको लिख लेना चाहिए। अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा उतनी स्ट्रांगली। चलिए, अब हम एक टॉपिक करते हैं, फिर वो टॉपिक से आप इस टॉपिक को समझ आपको अपने आप आ जाएगा कि ग्रुप ऑफ हाउस का काम क्या है। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए थी प्लैनेट सिग्निफिकेशन, फिर आपको ये पॉइंट सारा समझ आएगा। और फिर हम वो पीछे वाला पॉइंट को उसी से रिलेट करेंगे, राशि चक्र वाला। देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा जहां से आपको इम्पोर्टेंट। आगे हेडिंग डालिए ग्रुप हो, मैं लास्ट में आपके प्रश्न लूंगा, आप चैट में लिख सकते हैं। बस अभी 10 मिनट ही और पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आप चैट में अपने अपने प्रश्न लिख सकते हो, मैं एंड में आप सभी का उत्तर दे दूँ। आगे हेडिंग डालिए आप सभी, ग्रुप ऑफ हाउस, नहीं ग्रुप ऑफ हाउस सॉरी, प्लैनेट सिग्निफिकेशन। प्लैनेट सिग्निफिकेशन ये सारे ही टॉपिक आपके इकट्ठे कर देगा जो अभी तक हमने पढ़े। प्लैनेट सिग्निफिकेशन, प्लैनेट सिग्निफिकेशन क्या है? प्लैनेट सिग्निफिकेशन ये है, ग्रह ने क्या क्या काम करना है, हम उसे केपी में कहते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेशन। हिंदी में कहेंगे ग्रहों के कार्येश। कार्येश मतलब ग्रह ने क्या काम करना है। ठीक है, अब केपी में नियम ये है कि प्लैनेट हमें दो तरीके का रिजल्ट देता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ सिग्निफिकेटर। कौन कौन से? एक रिजल्ट देता है वीक यानी कि कम, दूसरा रिजल्ट देता है स्ट्रॉन्ग। तो क्या कहेंगे? वन इज वीक सिग्निफिकेटर, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। ये पॉइंट। ठीक है, टू टाइप सिग्निफिकेटर, वन इज वीक सिग्निफिकेटर, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। वीक स्ट्रॉन्ग क्या होता है ये हम आगे आगे इसके लिखो। अब केपी क्या है? केपी इज स्टेलर मेथड। स्टेलर किसे कहते हैं? स्टेलर कहते हैं नक्षत्रों को। तो नियम यह है केपी में कि प्लैनेट अपना रिजल्ट भी देगा हमें, प्लस प्लैनेट अपने नक्षत्र लोड का रिजल्ट भी देता है। दोनों का देता, अपना भी अपने नक्षत्र लोड का भी। ठीक है, नक्षत्र लोड क्या होता है हमने पहले समझा राशि चक्कर से। मान लीजिए बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी है सूर्य, तो बृहस्पति अपना फल भी देगा और बृहस्पति सूर्य का फल भी देगा। ये पहली लाइन है। ठीक है, बृहस्पति नक्षत्र स्वामी सूर्य, बृहस्पति ने अपना फल भी देना है, बृहस्पति ने सूर्य का फल भी देना है। अब स्ट्रोंग वीक इसमें क्या है ये लिखिए। प्लैनेट का जो अपना रिजल्ट है वो होता है वीक सिग्निफिकेटर, कमजोर। और प्लैनेट के जो स्टार का रिजल्ट होता है वो होता है स्ट्रोंग सिग्निफिकेटर। इसकी मैं आपको 5-6 एग्जांपल कराता हूँ, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट क्या है। ठीक है, प्लैनेट का दो तरीके का रिजल्ट है, एक है वीक सिग्निफिकेटर, एक है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। ठीक है, प्लैनेट हमें अपना रिजल्ट भी देता है, अपने साथ साथ अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है। अपना रिजल्ट वो देता है वीक में यानी कि कम,
नक्षत्र का रिजल्ट वो देता है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। ठीक है, इसे देखिए। लिखना कैसे इसे, वो मैं आपको समझा रहा हूं, आपने उसे लिखना है। यहां पर हम एप्लीकेशन में गए, ये आपके पास आ गए प्लैनेट, और प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी आ गया। कैसे लिखो इसे, ऐसे लिखो। पहले लिखो सन, आगे लिखी एनएल। एनएल मतलब नक्षत्र स्वामी। सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु। अब हमें चले जाना कुंडली में। हम कुंडली में जाकर देखेंगे सूर्य किस घर में है और केतु किस घर में है। ठीक है, कौन सी कुंडली देखेंगे। वैदिक ज्योतिष में कुंडली देखी जाती है लगन चार्ट। केपी में हमारे पास समझने के लिए केपी में अपना चार्ट है, हम उस चार्ट को देखेंगे, लगन को नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे हम, केपी चार्ट को देखेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन हमने देखी है, इस पर जाएंगे, सेम इसे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे केपी चार्ट आपको, ये गए, ये देखिए, दिस इज ए केपी चार्ट। सेम आपको भी ऐसे निकालना। हमने क्या लिखा, सन, सूर्य। सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है, हमने लिया सूर्य का नक्षत्र स्वामी है केतु। पहले लिखिए सन कौन से घर में है, तो सूर्य कौन से घर में, ये घर नंबर 5 है। केतु कौन से घर में है, केतु घर नंबर 2 में है। अब मैं रूल रिपीट करता हूं, आप मुझे चैट में उसका उत्तर दीजिएगा। रूल आपका ये है कि प्लैनेट अपना रिजल्ट भी देगा और प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देगा। यानी कि सूर्य 5वें घर में है, सूर्य 5 का रिजल्ट भी देगा। सूर्य का नक्षत्र स्वामी केतु दूसरे में है, तो सूर्य दूसरे का रिजल्ट भी देगा। ठीक है, पहला नियम था। दूसरा नियम था प्लैनेट अपना रिजल्ट कमजोर देता है, नक्षत्र का रिजल्ट ज्यादा देता है। अब सूर्य कौन से घर का रिजल्ट सबसे ज्यादा देगा, वो चैट में लिखिए। सूर्य स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका देगा, 5 का देगा या 2 का देगा। लिखो सभी चैट में। 5 का देगा कि 2 का देगा, 2 का देगा। 2 का क्यों देगा, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी 2 में है। कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे सन लिखिए, आगे लिखिए सेकंड, फिर लिखिए 5। ऐसे कर कर इसे लिखिए, आपको अपने आप लाइन क्लियर होगी, आपने लिखा है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि ये सन पैसे के लिए अच्छा है या फिर खराब है। सिंपल पॉइंट है। सूर्य आपका पैसे के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पिछले वाले टॉपिक पर चलिए, ग्रुप ऑफ हाउस वाले टॉपिक पर, मनी के पॉजिटिव नेगेटिव हाउस निकालते। मनी पॉजिटिव इज 2, 6, 10, 11। मनी नेगेटिव इज 5, 8, 9, 12। ये पॉइंट। सूर्य खुद क्या रिजल्ट देता है, सूर्य ने खुद आपको रिजल्ट दिया है 5वें घर का, तो वो है वीक सिग्निफिकेटर, यानी कि कमजोर। परंतु सूर्य का नक्षत्र स्वामी केतु, वो दूसरे में है, वो है स्ट्रॉन्ग। तो नियम ये कि प्लैनेट, केपिस्टलर मेथड है, नक्षत्रों पर आधारित है, तो ग्रह अपने नक्षत्र का रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। तो प्लैनेट किस घर में है वो आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी किस घर में है ये आपके लिए मैटर करता है। जैसे यहाँ पे सूर्य 5वें घर में है, 5वां घर पैसे के लिए नेगेटिव है, परंतु सूर्य का नक्षत्र स्वामी दूसरे घर में है तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सूर्य नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आपके तीनों टॉपिक इकट्ठे हुए। तीनों टॉपिक इकट्ठे कौन कौन से, राशि चक्कर में नक्षत्र जो हमने समझा था, डिवाइड करा। उसके बाद हमने हाउसेस को समझा कि हम प्लैनेट को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे, हाउसेस को दे रहे हैं। फिर हमने ग्रुप समझा, देन प्लैनेट सिग्निफिकेशन समझे। 4 आपने टॉपिक समझे हैं, चारे टॉपिक इस पॉइंट पर क्लियर हुए।
यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कैसे लेंगे हम, एक दो इसकी और एग्जांपल करते हैं, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने नोट कैसे करना है वो समझिए। पहले आपने प्लैनेट लिखना है कोई भी, उसके बाद उस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी लिखना है। जैसे प्लैनेट लिखा हमने सन, नक्षत्र स्वामी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एनएल, एनएल ऐसे, उसके आगे एनएल का नेम। फिर आपने देखना है प्लैनेट कौन से घर में है, वो यहाँ लिखना है। उसका नक्षत्र स्वामी कौन से घर में है वो यहाँ लिखना है। अपने आप आपको समझ आ जाएगा। प्लैनेट रिजल्ट इज वीक सिग्निफिकेटर, बट प्लैनेट नक्षत्र रिजल्ट इज स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। सिंपल पॉइंट। ठीक है, एक दो एग्जांपल करिए। मंगल का नक्षत्र स्वामी, मंगल भी यहाँ 5 में ही है। उसके बाद है आपका बुध, बुध बृहस्पति, शुक्र, शनि का बृहस्पति यहाँ लिखा। शनि को देखते हैं। शनि, शनि का नक्षत्र स्वामी कौन है? शनि का नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति। कैसे लिखेंगे? लिखो सैटर्न, नक्षत्र स्वामी को लिखेंगे एनल, बृहस्पति। सिंपल पॉइंट। चलिए नीचे चार्ट पर जाएंगे। शनि कौन से घर में है, बृहस्पति कौन से घर में है वो लिखिए। तो शनि, शनि घर नंबर 8, बृहस्पति घर नंबर 12। तो शनि किसका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा? कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 8। आपको अपने आप कहानी क्लियर हो जाए। शनि 12 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं है, 12 का देगा। अब मैं दो तीन आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप अपने आप ही शनि का रिजल्ट यहाँ प्रिडिक्ट कर दोगे आराम से। ये क्या विदेश यात्रा के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सैटर्न? सैटर्न इज पॉजिटिव फॉर विदेश यात्रा और नॉट पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि 12 आ गया। 12 आगे आ गया ना, तो विदेश यात्रा दे देगा। और व्यक्ति क्या घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा। 12वां घर खर्चा, खर्चा इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये सैटर्न प्रॉपर्टी परचेज, सैटर्न फॉर वाहन परचेज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्लियर पॉइंट। कैसे पॉजिटिव है? हाउस नंबर 12 के सिग्निफिकेटर चेक करिए, उसके लिए पॉजिटिव है आपका। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि प्लैनेट किस घर में बैठा है वो रिजल्ट उसका बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन उसका स्टार लोड किस घर में बैठा है वो रिजल्ट उसका घुमा देगा। सेम इसी आप चार्ट में देखिए। कोई भी व्यक्ति जिसे केपी नहीं आती, अगर वो इसके केतु को देखेगा तो वो कहेगा केतु दूसरे घर में है, तो ये केतु पैसे के लिए अच्छा है। गुड। अब आप एक बार केतु के सिग्निफिकेटर निकालिए, आपको पूरे केतु की कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए केतु, केतु का नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु का नक्षत्र स्वामी है शुक्र। नीचे गए, केतु, नक्षत्र स्वामी शुक्र। केतु कौन से घर में? दूसरे में। नक्षत्र स्वामी शुक्र कहाँ पर? 5वें घर में। तो केतु 5 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, 2 का वीक सिग्निफिकेटर है। अब ये केतु धन के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ एक बार चैट में। पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर मनी? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? क्योंकि वो 5वां घर पैसे के नेगेटिव में है, पॉजिटिव में नहीं है। अब केतु दूसरे में है, वो मैटर ही नहीं करता आपके लिए पॉइंट। केतु 2 में है, वो आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करता, 0/0। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको रूल रिपीट करके बताता हूँ। नियम ये है कि केपी इज स्टेलर मेथड, स्टेलर मतलब नक्षत्रों पर आधारित मेथड है। अब तो रूल है, प्लेनेट ने अपना रिजल्ट भी देना है, प्लेनेट ने अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देना है। ठीक है,
अपना रिजल्ट वो देता है वीक सिग्निफिकेटर में, नक्षत्र का रिजल्ट वो देता है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर में। तो प्लेनेट का पहले एप्लीकेशन से जाकर उसका नक्षत्र लोड देखिए कौन है, फिर नोट करिए प्लेनेट किस घर में, उसके आगे उसका नंबर लिखिए, नीचे NL डालकर प्लेनेट के नक्षत्र का नंबर लिखिए। तो आपको अपने आप वो पूरी की पूरी कहानी हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या समझाया एक बार उसे हम पढ़ते हैं। शुरू में आते ही मैंने आपके साथ राशि चक्कर एक्सप्लेन करा। इस राशि चक्कर में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली राशि, फिर नक्षत्र, फिर उपनक्षत्र। सब लोग, फिर फिर हमने आते ही उसके बाद हमने जन्म कुंडली के 12 घर करे, वो तो ठीक है, वो तो आपको लग गया पता। फिर हमने ग्रुप ऑफ हाउस करा, 2 पॉइंट करे। फिर लास्ट में मैंने आपको भी प्लेनेट सिग्निफिकेशन समझाया। प्लेनेट सिग्निफिकेशन, ये तीनों टॉपिक अपने आप में पूरे के पूरे एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के टॉपिक है। मैंने आपको 10-10 मिनट में समझा दिया, 10-10 मिनट में समझ आने वाले टॉपिक नहीं है, पर आपको फिर भी काफी स्ट्रांगली एक ओवरव्यू लग गया आप चीजों को कैसे देखें। ठीक है, ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ आपको आपके ग्रुप में 3 वीडियो के लिंक मिलेंगे। जिस वीडियो लिंक में आपको एक वीडियो मिलेगी करीबन 40 मिनट की, जिसमें ये मैंने राशि चक्कर को प्रॉपर डिटेल में समझाया हुआ है। आपको ब्रीफली उस पर पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरी, अभी हमने 4-5 हाउसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझे हैं। हमारी एक वीडियो आपको उसी ग्रुप में मिलेगी जिसमें आपको पूरे सारे इवेंट के पॉजिटिव नेगेटिव का ग्रुप मिलेगा। करीबन वो भी आधे घंटे के करीब वीडियो होगी। और एक वीडियो होगी प्लैनेट सिग्निफिकेशन की, जिसमें मैंने 2 कुंडलियां लेकर उस कुंडली में समझाया हुआ है प्लैनेट सिग्निफिकेशन कैसे निकालना है। वो भी करीबन 30 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ये वेबिनार की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसी के साथ वो 3 वीडियो भी आपको मिलेगी। वेबिनार प्लस 3 वीडियो। पहली राशि चक्र, दूसरी आपको मिलेगी ग्रुप वाली, तीसरी आपको मिलेगी सिग्निफिकेटर वाली। आपको पहले वेबिनार वाली रिकॉर्डिंग को फिर से रिपीट करिएगा, उसके बाद इन तीनों वीडियो को एक एक कर कर देखिएगा। आपको पूरी की पूरी चीजें अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपको जैसे आपको लिंक मिला है जूम का, सेम उसी तरीके से मिलेगी। अभी वेबिनार खत्म होगा, करीबन वेबिनार खत्म होने के 1 घंटे के बाद ही आपको सारे के सारे आपके ग्रुप में मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, आपका कोई भी प्रश्न हो आप यहाँ पर चैट में लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ ना। हमारे पास केपी का आगे कंप्लीट कोर्स होता है। आप में से कोई भी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहता होगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक बार आपको कोर्स का प्रोसीजर समझाता हूँ, तब तक आप चैट में अपने अपने प्रश्न लिखो। जिन्होंने कोर्स करना है वो एक बार उससे सुनिएगा, तब तक बाकी आप लिखो। ठीक है, हमारा जो केपी का कोर्स है, हमने उसे डिजाइन किस प्रकार से किया। हमने डिजाइन उसे ऐसे करा है ताकि आपको जन्म कुंडली को समझने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए ए से लेकर जेड तक, वो सारे का सारा एक ही कोर्स में मिल सके। आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। हमने कंप्लीट जन्म कुंडली को समझने के लिए A to Z मटेरियल पूरे का पूरा हमने उस कोर्स में कवर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा, हमारे से करने की विशेषता का जो प्राइमरी पॉइंट ये है कि हम मल्टीपल ज्योतिष के पैटर्न पर फोकस नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ केपी के ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ आपको ये नहीं है कि मैं वैदिक भी पढ़ा दूंगा आपको, मैं भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ाऊंगा, मैं जैमिनी पढ़ाऊंगा, ये हमारा काम नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको केपी ही कराऊंगा, ये हमारे में स्पेशलिटी है कि आपको थ्रू द केपी पूरी की पूरी हम उसमें आपको जानकारी देंगे। ठीक है,
ये हमारा कोर्स है जिसमें मैं आपको जन्म कुंडली को समझने के लिए जितनी भी सारी चीजें हैं, पूरी की पूरी चीजें इन डेप्थ और मैं डिटेल से आप सभी को समझाऊं। इसमें टोटल मैंने 20 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर करी हुई है, हर एक इवेंट की, शादी को समझने के लिए, चाइल्ड बर्थ को समझने के लिए। उन्हीं एग्जाम्पल को आप मैनुअली बाद में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जिसे आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैं किसी इवेंट को प्रिडिक्ट करूंगा, वो एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, सेम बाद में आप भी उसी तरीके से उसे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। टोटल कोर्स में हमारे पास 13 क्लासेस रहेंगी, जिसमें पहले घर से लेकर 12 तक घरों के जो आपने प्रश्न लिखे हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ कवर करूंगा। ठीक है। कुछ भी आपका पेंडिंग उसमें नहीं रहेगा। द प्लैनेट सिग्निफिकेशन, प्रोमिस ऑफ इवेंट, महादशा, अंतरदशा, सन ट्रांजिट, द रूलिंग प्लैनेट के जितने भी केपी के कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट जो आपको काम करने के लिए चाहिए, हम उन्हें प्रॉपरली कवर करें। सबसे पहले हम बेसिक ज्योतिष को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन्हें नहीं भी आता उन्हें भी एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आप सिस्टम पर काम कैसे करो। बेसिक में 9 ग्रह क्या होते हैं, 12 घर क्या होते हैं, 12 राशियां क्या होती हैं, 27 नक्षत्र क्या होते हैं, उप नक्षत्र क्या होते हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, स्क्रिप्ट उसकी हम बनाना सीखें, द ग्रुप ऑफ हाउस, इवेंट के प्रॉमिस को कैसे देखेंगे, केपी ज्योतिष की जो स्क्रिप्ट बनती है उस स्क्रिप्ट को बनाना सीखेंगे, वो स्क्रिप्ट आप कैसे बना सकते हैं। ये आप बेसिक डन करेंगे। इसमें करीबन हम 3 से 4 अपनी क्लासेस लगाएंगे, जिसमें आपको डिटेल्ड बेसिक जानकारी प्राप्त हो। फिर अकेले अकेले टॉपिक पर मूव करेंगे, जैसे पैसा है, मनी स्टेटस, फंसा हुआ पैसा तो कब रिकवरी होगा, गेन बाय शेयर मार्केट, प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट, अचानक से प्रॉफिट एंड लॉस, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवसाय में पार्टनरशिप का कोई प्रश्न है तो कैसे देखेंगे, बिजनेस करे कि नौकरी करे, उच्च स्टेटस की नौकरी, प्रमोशन, ब्रेक इन जॉब, नौकरी में रुकावट आना, अनस्टेबल कैरियर और नौकरी में ट्रांसफर, पूरे के पूरे पैसे में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे कवर होंगे 5वीं 6ठी क्लास। इसके बाद आप किसी भी कुंडली में पैसे को लेकर कंप्लीट प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं 6 क्लास के बाद। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप में, मैरिज में सेपरेशन डिवोर्स, लव मैरिज, रिजेक्शन ऑफ मैरिज, दूसरी शादी, क्या हमें पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा, क्या हमें वर्किंग पार्टनर मिलेगा, दोनों की उम्र के बीच में क्या अंतर रहेगा, पूरा 7th क्लास मैरिज और रिलेशनशिप वाले टॉपिक को हम कवर करें। इसके बाद आप शादी के लिए किसी भी चार्ट को डिटेल में देखना स्टार्ट कर दें। देन लव अफेयर देखेंगे। लव अफेयर में लव अफेयर, कुछ लोगों के अफेयर होते ही नहीं है, नो लव अफेयर, सक्सेस लव अफेयर, फेलियर इन लव अफेयर, लिव इन रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आप कैसे देख सकते। लव अफेयर वाला टॉपिक कवर करेंगे। चाइल्ड बर्थ, प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन मिसकैरेज, प्री मेच्योर चाइल्ड, साथ ही ट्विंस चाइल्ड का टॉपिक होता है, उसे भी देखें, जुड़वा बच्चे होंगे कि नहीं। चाइल्ड बर्थ के बाद आएगा शिक्षा, अच्छी शिक्षा, खराब शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा, कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई आपका एग्जाम है उसमें आपको क्लियर क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, और शिक्षा कौन से क्षेत्र में आप करें उसकी जानकारी। ठीक है। बीमारी, जर्नल हेल्थ को चेक करेंगे, बीमारी लगी है तो फिर रिकवरी कब होगी, ठीक कब होगी, ऑपरेशन और एक्सीडेंट कब कब हो सकते हैं, और टाइप ऑफ डिसीज, कौन से प्रकार की बीमारी लगेगी। ये बीमारी वाले टॉपिक पूरे का पूरा मेडिकल टॉपिक आपको इसमें कवर। फिर और आपके जो टॉपिक छोटे रह जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना, विदेश यात्रा, कोर्ट के जीतना, इसी के साथ में इलेक्शन जीतना, देन लोन के लिए, लोन रीपे का प्रश्न भी आता है, लोन अप्लाई का प्रश्न भी आता है। यहाँ पर जितने भी एक कुंडली को लेकर प्रश्न देखे जाते हैं,
उन सारे के सारे को मैं यहाँ पर आपके साथ कवर करूँ। उसके बाद हमारे पास आता है दी टाइमिंग ऑफ इवेंट। घटना कब होगी, शादी कब हो, बच्चा कब हो। उसके लिए हम महादशा को लेना सीखेंगे। आपको महादशा सिलेक्ट करना समझाऊंगा कैसे करेंगे। महादशा के बाद अंतरदशा सिलेक्ट करना आप सीखेंगे कैसे लेंगे। ये हम करते हैं साथ में रूलिंग प्लैनेट के मेथड से, इसे आरपी मेथड कहते हैं। साथ में हम चलेंगे सन ट्रांजिट को समझेंगे। सन ट्रांजिट से आप किसी भी इवेंट का एक मंथ फाइंड कर सकते हो। शादी किस महीने में होगी, बच्चा किस महीने में होगा, विदेश यात्रा किस महीने में होगी, A to Z इवेंट किस महीने में घटना हो सकती है। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। केपी में यही विशेषता है कि आप किसी भी इवेंट को माइनर लेवल पर जाकर प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस समय पर वो वाली घटना हमारे पास होगी। फिर एक सेक्शन हम रेमेडीज का रखेंगे, रेमेडीज को समझेंगे। कौन कौन से ग्रहों की आपको रेमेडीज करनी चाहिए, क्या रेमेडीज आपको फॉलो करनी चाहिए, इसे कवर कर। फिर हमारे पास एक पूरी क्लास हम करेंगे बीटीआर यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की। अगर जन्म कुंडली का आपका समय ठीक नहीं है, आप उस जन्म कुंडली के समय को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर हम पूरी की पूरी क्लास करेंगे। केपी में बर्थ टाइम का सही होना काफी जरूरी है। अगर वो टाइम सही नहीं है तो हम उसे मैन्युअली आपको मैं सही करना समझाऊंगा वो कैसे करा जाता है, ठीक है। और फिर हम एक चर्चा करेंगे मुहूर्त पर। किसी भी इवेंट का आपको मुहूर्त निकालना है, शादी का मुहूर्त हो, ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, गाड़ी कब लेनी चाहिए, जितने मुहूर्त निकलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जन्म कुंडली का पूरे के पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा टॉपिक पेंडिंग नहीं रहेगा जो कि आपका बचता हो चार्ट को चेक करने के। पूरे कोर्स में आपके साथ में 20 एग्जाम्पल कवर करूंगा, जिसके बाद बस आपको वही स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, देन पॉइंट आपका क्लियर हो। 13 कोर्स में क्लासेस रहेंगे। पूरे कोर्स में आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर आप लाइव ना अटेंड कर पाए तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग का असेस आपके पास 1 साल तक रहेगा। वैसे तो आपको 1 साल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ आप एक बार लाइव क्लास लगा लेंगे तो केपी सिस्टम इतना सरल है कि आपको दूसरी बार उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप उसे साथ साथ में लिखने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। एक बार आपको मैं डिटेल और समझा देता हूँ ये कोर्स हम करते कैसे। इस कोर्स को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं कि जो 13 क्लासेस हैं, ये पूरी 13 क्लासेस हमारी होती हैं लाइव। कोर्स की क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे का हम उसमें रखते हैं ऑफ आपका। 2 डे आपको ऑफ मिलता है, यानी कि एक हफ्ते में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 3। उसके बाद डाउट की क्लास रहती है, वो हमारी अलग से रहेगी। हम इसमें जैसे आप अभी इसमें इनरोल करते हैं, हमारा जो लास्ट बैच हुआ है नवंबर में, हम उस नवंबर वाले बैच की 13 क्लासेस की जो वीडियो है वो अभी आपको आपकी मेल आईडी पर जो है वो भेज देंगे, ताकि जब तक क्लास लाइव स्टार्ट ना होंगी तब तक आप उन वीडियो को देखकर आपको 50% से ज्यादा जानकारी जो है वो अपने आप मिल जाएगी। लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी, जनवरी के स्टार्टिंग का जो मंडे आएगा, करीबन 4 या 5 जनवरी को आएगा, तब से हम इन लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर दें। लेकिन अभी जैसे आप उसमें इनरोल करोगे आपको लास्ट वाले बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि आप उन रिकॉर्डिंग को अपने हिसाब से मैनुअली सुनकर और प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। कोर्स की, वैसे अगर कोर्स आप हमारी वेबसाइट से लेंगे तो कोर्स की आपको 7,000 फीस आपकी मिलती है। लेकिन आप सब इस वेबिनार में हो तो आप पूरे कोर्स को 4,999 में इनरोल उसमें कर सकते हो, जिसमें के बीच आपको जन्म कुंडली का A to Z मटेरियल कंटेंट हम कवर करेंगे, प्लस 13 क्लासेस लाइव करेंगे जनवरी से। अभी आपको नवंबर वाले बैच की रिकॉर्डिंग क्लासेस अभी की अभी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्लासेस का जो टाइम रहता है वो 7:30 PM to 8:30 PM, 1 घंटा रहता है।
उसके लास्ट में आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको अनम्यूट कर कर उन प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। तो यहाँ तो आपको अनम्यूट हम नहीं करते, पर उसमें कम बच्चे होते हैं, देन आप अनम्यूट करके आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसमें कवर करेंगे। जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो सारे का सारा हम इसमें कवर करेंगे। कोई भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बेसिक कोई भी एडवांस कुछ नहीं है। प्योर फॉर्म में केपी सिस्टम जिस तरीके से अप्लाई होता है हम उसी तरीके से सिस्टम को समझेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको आपके ग्रुप में स्कैनर मिल जाएगा, उसके थ्रू पे कर सकते हो। नहीं तो ये हमारा जो नंबर है 9646435849, ये नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों जगह पर है। आप इस नंबर पर पे कर कर, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पर है, इसी पर अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर देंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आप साथ में हमें अपनी जीमेल आईडी शेयर करेंगे। आपको जीमेल आईडी पर पुराने वाले बैच की सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, और हम आपको नए आगे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। उसी रिकॉर्डिंग में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, देन आप उसे आराम से जो है देख सकते हैं। क्लियर? कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, कोशिश करिए अभी ज्वाइन कर दें ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिले। इसके अलावा ये ऑफर प्राइस हमारा कल तक वैलिड है। कल के बाद आपको सेम कोर्स ये वेबसाइट से परचेज करना पड़ेगा, जो कि आपको 7,000 में पड़ेगा। क्लियर? अब आप पूछिए, चैट में कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने पहले प्रश्न करे हैं मैं उनके उत्तर भी अभी देता हूँ। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, पैसे के लिए सेम वही पॉजिटिव नेगेटिव हाउसेज है। जो मनी के पॉजिटिव नेगेटिव है सेम वही हाउसेज व्यवसाय में भी पॉजिटिव है, सेम वही हाउसेज नौकरी में भी पॉजिटिव। ठीक। केपी कुंडली में प्लैनेट 2 बार आ सकता है, कोई भी प्लैनेट 2 बार नहीं ना आ सकता, कैसे आएगा 2 बार? 9 के 9 आपके ग्रह हैं, वो राशि चक्र में चल रहे हैं। 9 बार तो आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो 9 बार आएंगे। 2 बार आने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। किसी को अगर आप अपना जन्म समय 1-2 घंटा आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे लगता है तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, उससे ये पूरे का पूरा पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। रेमेडीज के लिए हम उसमें एक सेक्शन रखेंगे, पूरा एक सेक्शन है रेमेडीज का। कोर्स हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। जो पीपीटी आपसे शेयर कर दूं वो इंग्लिश में हो सकती है। एप्लीकेशन के लिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा हिंदी में जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी पढ़ाया है। इसमें जन्म कुंडली को समझने के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए हम वो सारे के सारे पॉइंट कवर करें। ठीक? किसी को क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पे करना है तो सेम ये नंबर है ना, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपको पेमेंट का लिंक चाहिए, वो आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर देंगे हमारी टीम। ठीक है। स्टडी मटेरियल की आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसकी चिंता मत करिए। अब इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी 5,000 तो फीस है। ऐसा कोर्स आपको हमारे अलावा मार्केट में वैसे तो ये कंटेंट ही आपको कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ केपी पर ही काम कर रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों से। केपी के अलावा हम और कोई भी सिस्टम पर काम नहीं करते। हमारे अलावा आपको जितने भी लोग पढ़ाएंगे वो केपी, वैदिक है, नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी सारे मिक्स करके पढ़ाएंगे। हम ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ केपी पर ही प्रैक्टिकली आपको लेकर जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस में स्टेप चाहिए। जन्म कुंडली हम बनाना तो नहीं सीखते, बनाकर तो आपको एप्लीकेशन देती है, हम उसे आगे पढ़ना सीखेंगे, आप उसे पढ़ कैसे सकते हैं। ठीक है?
जिन्होंने भी पे कर दिया है आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये नंबर है 9646435849। इसी नंबर पर पेमेंट स्क्रीनशॉट साथ में अपनी जीमेल आईडी के साथ पेमेंट स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए। आपको 1 घंटे के बीच बीच आपको रिकॉर्डिंग वाला जो कोर्स है वो मिल जाए। ठीक है, और हम आपको आगे ऐड कर देंगे। लाइव क्लासेस जनवरी के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। प्लैनेट जिस घर में बैठा है उसका फल देता है, लेकिन अपने नक्षत्र का ज्यादा देता है। प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी अगर सही घर में है तो वो रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर उसका नक्षत्र स्वामी अच्छे घर में नहीं है तो रिजल्ट खराब होगा। ये स्टेलर मेथड है। प्लैनेट अकेला किस में है उसे देखना नहीं है आपको, उसके साथ साथ उसका नक्षत्र भी देखना है वो किस में है। अकेले प्लैनेट को देखकर प्रिडिक्ट करना गलत है। किसी घर में कोई ग्रह नहीं है, हम उसे आगे समझेंगे कैसे रिलेट करोगे। ठीक है, पेमेंट के लिए सेम ये नंबर 96464 इस नंबर पर आप कर दीजिए। यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर है। 9646435849। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, अगर लाइव क्लास आपसे मिस होगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसकी चिंता। केपी की कुंडली को भाव कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, वो ठीक है। भाव चार्ट, भाव कुंडली, केपी कुंडली एक ही नाम। अभी जो भी कोर्स को ज्वाइन करेगा तो 4999 फीस है। ठीक है, वैसे 7,000 कोर्स की होती है, लेकिन आपको वेबिनार के लिए वो ऑप्शन मिलेगी इसमें। आप उस कोर्स को सेम इसी में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको आपके ग्रुप में क्यूआर मिल जाएगा, आप उस स्कैनर के थ्रू भी पे कर सकते हैं। पेमेंट करना चाहो उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम एस्ट्रोसेज पर ही काम करेंगे, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोसेज पर ही आपको सारे का सारा फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई आपको पेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको चाहिए वो सारा इसमें आएगा। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिए, आपको पेमेंट लिंक चाहिए, आपको मिल जाएगा, वो भेज देंगे। सर्टिफिकेट आपको जैसे कोर्स खत्म होगा उसके हफ्ते के बाद ही मिल जाएगा। हर एक क्लास करीबन 1 घंटे की होगी आपकी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो। पति की कुंडली से स्त्री की कुंडली का पति की कुंडली से स्त्री की कुंडली की ना बहुत कम जानकारी मिलती है, उतनी ज्यादा नहीं मिलती जितनी उसकी अपनी कुंडली से मिल जाएगी आपको। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? आपको ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग करीबन 1 घंटे के बीच बीच आपको आपके ग्रुप में मिलेगी। उसी के साथ आपको 3 और आपको पॉइंट रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगी ग्रुप ऑफ हाउस वाली, सारे ग्रुप की आपको जानकारी मिलेगी। सेकंड उसमें आपको मिलेगी राशि चक्र वाली वीडियो, जिसमें आपको पूरे राशि चक्र की जानकारी मिलेगी। तीसरी आपको उसमें मिलेगी प्लैनेट सिग्निफिकेशन वाली वीडियो। जो भी हमने वेबिनार में समझा है वो सारा उस वीडियो में और भी डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। ठीक है,
इसके अलावा भी हमारे यूट्यूब पर हमने मल्टीपल केपी की वीडियो शेयर करी हुई है। ठीक है, आप गो यूट्यूब पर हरीश कुमार केपी एस्ट्रोजर कर कर सर्च करेंगे, सिर्फ हम ही आएंगे। आप मल्टीपल चीजें वहां से सीख सकते हो। जितने लोग आपको अपने कोर्सेज में वो चीजें करवाते हैं, उससे ज्यादा हमने अपने यूट्यूब पर वो वैसे रैंडमली चीजें डाली हुई, आपको मल्टीपल चीजों का वहां से आइडिया लगेगा आप चीजों को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में तो हम कंप्लीट जन्म कुंडली को ही कवर कर देंगे, कैसे आप देखोगे, कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता होगा आप इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। 4999 फीस है, और कल के बाद आप उसमें सेम वो, फिर कल के बाद उसकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हम जितना भी मटेरियल आपको चाहिए होगा वो सारे का सारा कवर करेंगे, प्लस पिछले वाले बैच की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि जो स्टार्ट होने में भी 7-8 डे है, तब तक आप पिछले वाले बैच की रिकॉर्डिंग को देखकर मल्टीपल चीजें आपको उसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। क्लियर? आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। जिन्हें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करने हैं, आप क्रेडिट कार्ड का लिंक व्हाट्सएप नंबर से मांग सकते हैं। ठीक है, दिस व्हाट्सएप नंबर 9646435849। ठीक है, पेमेंट के बाद व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट और जीमेल आईडी शेयर करेंगे, ताकि हम आपको बाद में मेल आईडी पर बाकी रिकॉर्डिंग भी भेज सकें। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास फिर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको आधे पौने घंटे के बीच में सारे वेबिनार की रिकॉर्डिंग और दूसरी वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया। बहुत